हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर में जो एक सब्जेक्ट है इरिगेशन, उसके बारे में बताएंगे कि इरिगेशन इंजीनियरिंग सिंचाई अभियांत्रिकी। इससे पहले हमने सर्वे का सब्जेक्ट जो है आपका उसके बारे में चर्चा किया था और उसके बारे में बताया था। आपका एक के बारे में जानेंगे तो देखते हैं। इसमें पहला नंबर इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा आपको इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, इरिगेशन क्यों पढ़ना चाहिए, इरिगेशन का यूज क्या है, इन सब के बारे में बताया जाएगा। दूसरा नंबर चैप्टर आपका आता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, फसलों की जल मांग। इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सी फसल को कितना जल देना है हमको, कौन सी फसल को कितनी बार पानी देना है, कौन सी फसल को किस मंथ में पानी देना चाहिए कि सूटेबल रहे। वो कई बार होता है हमारी ना जानकारी के कारण हम फसलों में पता चले हमें पानी 2 बार ही देना है, हम कई बार ज़्यादा पानी दे देते हैं या कई बार कम पानी दे देते हैं। तो इसमें हमको बताया जाएगा कि कौन सी फसल को कितना पानी देना है या उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है उस फसल की। तीसरा नंबर चैप्टर है आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ, जलीय चक्र, अपवाह क्षेत्र एवं अपवाह। दोस्तों इसमें आपको बताया जाएगा कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये जो साइकिल है आप जानते ही हैं, ये साइकिल चलता रहता है। जैसे कि बारिश हुई, बारिश का पानी कुछ हमारे पेड़ों ने लिया, कुछ हमारी ज़मीन ने लिया, कुछ बहकर तालाब आदि में गया, फिर वही पानी जब वाष्प के रूप में फिर ऊपर चला जाता है, फिर वो बारिश के रूप में आ जाता है। तो ये एक चक्र है जो चलता रहता है। तो इसमें इसी के बारे में बताया जाएगा। चौथा नंबर चैप्टर आपका मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की विधियाँ। इसमें आपको बताया जाएगा कि सिंचाई करने की विधियाँ कितनी होती हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा गांव वगैरह में या खेत में जब सिंचाई की जाती है तो उसमें कई प्रकार से सिंचाई की जाती है। जैसे कि देखा होगा आपने कि नाली बना के सिंचाई किया जाता है या पाइप की सहायता से भी सिंचाई करते हैं, या कई बार देखते हैं कि जो इंजन होता है उसकी सहायता से फव्वारा लगा के भी सिंचाई कर देते हैं। तो इन सब के बारे में, क्यारियाँ लगा के सिंचाई करते हैं, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा कि सिंचाई करने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, कौन सी विधियाँ अच्छी होती हैं, कौन सी विधियाँ नहीं, कौन सी विधियों से ज़्यादा हमको लाभ मिलेगा, इस सब के बारे में बताया जाएगा। पाँचवा नंबर चैप्टर है कैनाल्स, नहरें। इसमें आपको नहर के बारे में पूर्ण ज्ञान कराया जाएगा कि नहर कैसे बनाएंगे, नहर बनाने के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए, नहर किस एरिया के लिए सूटेबल है, कि मतलब वहाँ की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है कि वहाँ नहर बनानी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा आपको। छठवां नंबर है ट्यूबवेल इरिगेशन। जैसा कि ट्यूबवेल आपने देखा ही होगा, तो इस चैप्टर में ट्यूबवेल से रिलेटेड आपको बताया जाएगा कि ट्यूबवेल क्यों इम्पोर्टेंट है, ट्यूबवेल क्यों बनाना चाहिए और ट्यूबवेल बनाने के लाभ क्या हैं, नहर की अपेक्षा में ट्यूबवेल क्यों अच्छे हैं या नहर, इन सब के बारे में बताया जाएगा। डैम्स मतलब बांध। शायद आप सबने बांध ना देखा हो पर सुना ज़रूर होगा। डैम्स बनाने के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है और इसके लिए बहुत कॉस्ट भी आता है। तो इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि डैम्स बनाने के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और कहाँ किस एरिया में बनाना चाहिए, किस एरिया में बनाने में सूटेबल रहेगा, इन सब के चीज़ों के बारे में बताया जाएगा आपको। आठवां नंबर आपका है कैनाल हेडवर्क्स एंड रेगुलेटरी वर्क्स, नहर शीर्ष कार्य एवं नियामक कार्य। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि जब नदी से पानी को कैनाल में डाइवर्ट किया जाता है, मतलब जब कैनाल में पानी आता है तो ये तो नहीं है कि वो अपने आप से आ जाता है। नहरों में नदी होती है, नदी से फिर नहरों में पानी आता है तो उस पानी अपने आप तो आ नहीं जाएगा, उसको डाइवर्ट किया जाता है पानी को नदी से। जैसे ये नदी है और ये नहर है
तो इधर से इधर को पानी को डाइवर्ट किया जाएगा तभी तो आएगा। तो जब डाइवर्ट ऐसे थोड़ी ना कर दिया जाएगा, अगर ऐसे खोल देंगे तो पूरा नदी का पानी चला जाएगा। तो डाइवर्ट करने के लिए जैसे कई नहरें होती, एक नहर तो होती नहीं, जैसे ये एक नहर इधर गई, एक नहर इधर गई, तो इधर पे जो एक स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसी को हेडवर्क्स कहते हैं। क्योंकि जो जब स्ट्रक्चर यहाँ पर कोई बनाया जाएगा तभी तो कि इसको कितना पानी देना है, इस नहर को कितना पानी देना है, तो इस सब चीज़ों का यहाँ से कंट्रोल किया जाएगा। अगर ऐसे ही हम खोल देंगे तो सारा पानी व्यर्थ नहीं चला जाएगा, तो इसी को कैनाल हेडवर्क्स कहते हैं। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, अगला नंबर चैप्टर है आपका 9, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, पारगामी जल निकास कार्य। तो इसमें जो है क्रॉस ड्रेनेज वर्क, जब कोई नहर नदी नाले आपस में ऊपर या नीचे या लेवल में क्रॉस करते हैं किसी को, जैसे कि हो गया नदी या नाले ऐसे क्रॉस कर जाते हैं, तो इसमें इसी के बारे में बताया जाएगा कि कैसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस करना सही है कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा आपको। 10वां नंबर चैप्टर है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, जलीय संरचनाएं। जलीय संरचनाएं क्या होती हैं? जो जल में बनाई जाती हों। जैसे कि आपने देखा होगा जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बताया कि यहाँ पे स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, तो वो भी एक जल के अंदर ही बनाया जाएगा। जैसे आपने कुल बांध, पुल आदि देखे होंगे जो जल के अंदर बनाए जाते हैं, तो उन्हीं सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि जो जल के अंदर संरचनाएं बनाई जाती हैं तो उनको किस प्रकार से बनाना चाहिए, क्या क्या उनके लिए नियम होते हैं, इन सब चीज़ों में बताया जाएगा। 11 नंबर चैप्टर है आपका रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, नदी प्रशिक्षण कार्य। जैसा नदी तो अपने सब लोगों ने देखा ही होगा, तो नदी कई जगह से निकलती है, ऐसा तो नहीं है कि सब जगह से सेफ जगह से ही निकलती। कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ से नदी को कटने का, फूटने का या बहने का डर रहता है कि यहाँ से नदी टूट सकती है। इसके लिए नदी प्रशिक्षण कार्य की आवश्यकता होती है कि उसके नदी के किनारे कहाँ से संभावता है कि नदी खराब ना हो जाए, इधर से फूट ना जाए, तो वहाँ पर नदी प्रशिक्षण कार्य किया जाता है। उसके बगल की दीवार अगर सही नहीं तो उसकी दीवार को अच्छे से बनाया जाएगा। तो इस चैप्टर में इस सब के बारे में बताया जाएगा आपका कि नदी प्रशिक्षण कार्य मतलब नदी में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, इस सब के बारे में बताया जाएगा। 12 नंबर जो लास्ट चैप्टर है वाटर लॉगिंग, ड्रेनेज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज वर्क, जल लगनता, जल निकास एवं भूजल पुनः भरण। तो इसमें भी आपको देखिए बताया जाएगा कि जल निकास मतलब जल को हम निकालते हैं तो किस प्रकार से, कई तरीके से निकालते हैं, कुआं खोद कर और ट्यूबवेल की सहायता से, नल की, हैंडपंप की सहायता से, भूजल पुनः भरण। और इसमें बताया जाएगा कि भूजल को मतलब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कैसे करें। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं जब बारिश होती है तो ये बारिश का जल कुछ तो बह जाता है, कुछ हमारी जो ज़मीन है उसको सोख लेती है। तो जो ज़मीन सोख लेती है वो धीरे धीरे पानी जो है फिल्ट्रेशन के माध्यम से ज़मीन के नीचे चला जाता है। तो जब वो ज़मीन के नीचे चला जाता है तो उसी को ही हम लोग जैसे कुआं हो गया, हैंडपंप हो गया, इसी के माध्यम से ऊपर निकाल लेते हैं। अब जैसे पुनः भरण रिचार्ज करने की प्रक्रिया, तो रिचार्ज करने की प्रक्रिया जैसे कि आपने देखा होगा इस समय सरकार बहुत से गाँव वगैरह में जहाँ पानी की समस्या वहाँ पर तालाब आदि खुदवा रही है। तो तालाब इसीलिए खुदवा रही है कि अगर उसमें जैसे पानी भरा जाएगा तो जो पानी उसका भरा रहेगा तो नीचे जो वाटर टेबल है उसमें दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि पानी अगर भरा रहेगा तो जो नीचे की जो मृदा है वो एकदम हार्ड हो जाती है। तो वो जो नीचे की मृदा है, जैसे इधर से पानी, अब बरसात हुई, पानी गया नीचे जाता जाता वो इधर की मृदा जो है हार्ड हो जाती है, तो फिर वो पानी नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए तालाब वगैरह अगर बना देते हैं तो जो यहाँ पे वाटर टेबल है तो वो अपना कार्य करता रहता है और पानी निकलता रहता है। तो इस सब के बारे में आपको विस्तार से और बताया जाएगा कि क्या कैसे करना है। तो इसमें कुल आपको 12 चैप्टर पढ़ने हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और इरिगेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और आप इसको दैनिक जीवन में देखेंगे ही, और इसका यूज़ भी बहुत है। तो
तो दोस्तों अगर आप चाहे क्लास चलने लगे हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है उसका एक चैप्टर भी ख़त्म कर दिया गया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। जहाँ तक इरिगेशन तो अभी सिलेबस ही आपको बताया गया। इसके बाद आपको बताया, इसके जैसे इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 2 आरसीसी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। आरसीसी एक बार देखिएगा ज़रूर, हो सकता है आपको मज़ा आ जाए, देखने में अच्छा लगे। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।